तो मूवी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डॉक्टर वैन डूम की विशाल मूर्ति को, जो बन के लगभग कंप्लीट हो ही चुका था, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हो रहा था। और इसी मूर्ति के सामने बेन ग्रीव और रीड रिचर्ड एक दूसरे के साथ बात कर रहा होता है कि इतना बड़ा मूर्ति बनाने की जरूरत ही क्या है। इसके जवाब में रीड बोलता है ताकि यहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिर को लगता रहे डॉक्टर विक्टर के पास वो लोग कितने छोटे लोग हैं। और इसी के बाद रीड ये भी बोलता है विक्टर इतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो बस बहुत ही जिद्दी है। लेकिन इन दोनों के बातों से हमें ये भी पता चलता है वैन ग्रीव विक्टर को उतना भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद ये दोनों इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद रीड यहाँ पर जाकर अपने रिसर्च को प्रदर्शन कर रहा होता है। दरअसल बहुत ही जल्दी पृथ्वी के करीब से एक कॉस्मिक तूफान जाने वाला है, जिस कॉस्मिक तूफान को रिसर्च करके बहुत सारी चीजों के बारे में पता लग सकता है कि जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुआ था, इंसानी डीएनए के बारे में, बीमारी के बारे में और लंबे किस तरीके से जिया जा सके। अगर ये मिशन सफल होता है तो इंसान की दशकों साल की मेहनत को अभी कम किया जा सकता है। और यहाँ पर रीड ये सारा सब कुछ समझा रहा होता है डॉक्टर विक्टर वैन डूम को। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि बेन ग्रीव, रीड रिचर्ड, डॉक्टर विक्टर वैन डूम, ये सारा लोग एक ही स्कूल से पास आउट हुआ है और बचपन में ये लोग दोस्त भी रह चुके हैं। और अभी डॉक्टर विक्टर वैन डूम काफी रिच बन चुके हैं, उसके मल्टीपल बिजनेसेस है और स्पेस बिजनेस में भी उसका काफी अच्छा हाथ है। इसके कारण से अभी के टाइम पर रीड के रिसर्च के लिए डॉक्टर विक्टर वैन डूम के मदद चाहिए। और यहाँ पर विक्टर सवाल करता है रीड को, तुम्हारे ऊपर विश्वास तो नासा वाले भी नहीं करते, मैं क्यों विश्वास करूं। और यहाँ पर ये सारे बातों के बीच में आ जाती है सुजन स्टॉर्म, जो होती है डॉक्टर विक्टर डूम के जेनेटिक रिसर्च के डायरेक्टर। और यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए हम सबको पता चल ही जाता है बैन और रीड को सुजन बहुत ही पहले से जानती है। और यहाँ पर सुजन और रीड के बीच में बातों को देखते हुए हम सबको अंदाजा लग जाता है इन दोनों का पास्ट पहले रह चुका है, जो प्रोबेबली स्कूल लाइफ में हो सकता है। खैर इसके बाद डील को लेकर बात होता है, जहाँ पर 75% विक्टर को चाहिए होता है, उसके साथ सारे एप्लीकेशंस और सारे पैटर्न्स विक्टर के नाम पे होने चाहिए। और इस बात को देखकर ऐसा लगता है कि रीड को क्या मिलेगा, बेचारा फ्री में मेहनत करेगा और फिर से चला जाएगा। इसके बावजूद भी रीड राजी हो जाता है, सिर्फ इस बात को सोचकर कि वो जिस चीज को लेकर रिसर्च करेगा उसके मदद से साधारण इंसान को कितना फायदा होगा। इसके बाद जब बैन, सू, रीड ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद विक्टर के मुंह से हम लोग को सुनने के लिए मिलता है जब रीड का ये सारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएंगे तब विक्टर के कंपनी को कितना सारा मुनाफा होगा। और विक्टर वैन डूम ये भी बोलता है रीड कभी भी गलत नहीं होता है। इसके बाद हम लोग तीनों को ही लिफ्ट के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर लंच को लेकर थोड़ा सा बात होता है। उसके बाद सू रीड को अपना नंबर दे रही होती है, वहीं पर रीड बोलता है मुझे याद है अच्छी तरीके से तुम्हारा नंबर। वहीं पर सू बोलती है ये मेरा नया नंबर है स्टूपिड। इसके बाद ये सारे बातों के बीच में रीड बेन को भी प्रमोट करने की कोशिश करता है ताकि बेन को भी स्पेस में जाने का मौका मिले। लेकिन वहीं पर सू बोलती है तुम्हें तो याद ही होगा मेरा भाई जॉनी के बारे में, जहाँ पर बेन जॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दरअसल जॉनी काफी ज्यादा फुर्तीला शौकीला इंसान है, उसके तरह तरह की शौक और वेड थिंग्स, वो सारी चीजों को बेन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद हम लोग लॉन्च पैड को देख पाते हैं, यानी कि जहाँ से ये लोग लॉन्च होने वाले हैं। देन हम लोग देख पाते हैं बेन को, जो अपने गर्लफ्रेंड की फोटो को देख रहा होता है और अभी 6 घंटा ही बाकी है स्पेस शटल लॉन्च पैड से लॉन्च होने के लिए, यानी कि स्पेस में जाने के लिए। वहीं पर पीछे से जॉनी आता है एक कैमरा लेकर फोटो खींचते हुए, जहाँ पर वो एक स्पेस सूट पहना हुआ था। देन वहाँ पर आता है उसकी बहन सू, और वो भी उसी तरीके का स्पेस सूट पहनी हुई थी। और सू को इस सूट में देखकर रीड बोलता है वाह इस तरीके का सूट लड़कियों को ज्यादा जचती है, मैं जरूर से इस सूट के ऊपर रिसर्च करूंगा। और जो लोग समझदार है वो लोग समझ चुके होंगे। खैर इसके बाद स्पेस शटल लॉन्च हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं कि स्पेस स्टेशन में। यहाँ पर आकर ये लोग अपने अपने काम शुरू कर देता है, जहाँ पर बेन स्पेस स्टेशन के बाहर जाता है स्पेस को अच्छी तरीके से देखने के लिए। और इधर हम लोग विक्टर और सू को एक साथ देख पाते हैं, जिस माहौल को देखकर तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जहाँ पर विक्टर स्पेस स्टेशन के खिड़की को ओपन कर देता है सू को दिखाने के लिए। और आखिर में हम लोग को पता चली जाता है, जहाँ पर विक्टर एक रिंग निकालकर सू को प्रपोज करने के लिए जा ही रहा था, वहीं पर आ जाता है रीड। और रीड अगर बोलता है जो चीज 7 घंटे बाद हिट करने वाला था वो लगभग 9 मिनट के अंदर हिट करने वाला है, मतलब जो कॉस्मिक स्टॉर्म आने वाला है वो 9 मिनट के अंदर ही हिट कर जाएगा इस स्पेस स्टेशन को। और शायद से मोमेंट इतना भी ज्यादा डेंस ना होता अगर बेन ग्रीव स्पेस स्टेशन के बाहर नहीं होता। यहाँ पर बेन ग्रीव को स्पेस स्टेशन के अंदर लौटने के लिए बोला जाता है, लेकिन बेन ग्रीव ये सारा चीजें कर पाता उससे पहले ही वो कॉस्मिक तूफान आकर स्पेस स्टेशन को हिट कर जाता है और इससे बहुत कुछ चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद सीधा बेन का नजर खुलता है पृथ्वी के अस्पताल में, जहाँ पर उसके सामने बैठा हुआ था जॉनी। और यहाँ पर जॉनी बैठकर बेन को दिलासा दे रहा होता है कि मेरे भाई भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा ये वो। और यहाँ पर बेन आईने में अपना चेहरा देखता है और अपना चेहरा देखकर बिल्कुल भी वो खुश नहीं होता है, वो आईना फेंक देता है दूर और आईना टूट जाता है। और यहाँ पर जॉनी जब रीड को पास करते हुए जाता है, रीड का सफेद बाल जॉनी देख पाता है और रीड को बोलता है तुम्हारा सफेद बाल अच्छा है। और सच में ही आईने में आकर जब रीड देखता है उसका सफेद बाल तो सच में ही दिखने लगे हैं। और इस चीज को देखकर हम लोग को क्लियरली अंदाजा लग जाता है कि सबके अंदर चेंजेस होना शुरू हो चुके हैं। और इधर हम लोग सू को देख पाते हैं, जिसे एक्चुअली क्या हुआ है इस चीज का तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो काफी बीमार होती है और इसके कारण से उसकी इलाज चल रहा होता है। देन हम लोग इधर देख पाते हैं डॉक्टर विक्टर वैन डूम को, जिसके कंपनी के शेयर होल्डर सब आ चुके हैं और डॉक्टर विक्टर वैन डूम
डूम को काफी ज्यादा ऊंची नीची बातें सुना रहा होता है। दरअसल हम सबको ही पता है कि स्पेस मिशन बहुत ही डरावने तरीके से फेल हुआ है। इसके कारण से सारे शेयर होल्डर काफी ज्यादा डर चुके हैं और इसके कारण से ये सारे इन्वेस्टर विक्टर के ऊपर भरोसा करने के लिए थोड़ा सा संदेह कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग जॉनी को देख पाते हैं जो एक नर्स के साथ बात कर रहा होता है। दरअसल जॉनी यहाँ से बाहर जाना चाहता है, इस अस्पताल के कोई भी रूल्स ना मानते हुए। वहीं पर ये नर्स बाहर जाने के लिए मना कर रही होती है और इस सारे बातों के बीच में ये नर्स जब जॉनी का बॉडी का टेम्परेचर को देखती है तब वो होते 209 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जॉनी को देख पाते हैं एक लड़की के साथ जो आइस स्केटिंग करने के लिए आया होता है। लेकिन यहाँ पर जॉनी के साथ होता कुछ यूं, जॉनी स्केटिंग कर रहा होता है लेकिन उसके बॉडी में आग लग जाता है और यही सारी चीजों में जॉनी काफी दूर जाकर गिरता है और बीच में तो थोड़ा सा उड़ने भी लगता है और जहाँ पर जाकर गिरता है उस जगह का बर्फ पिघल जाता है। और यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कुछ बिगेस्ट चेंजेस। इधर हम लोग विक्टर को देख पाते हैं जिसके चेहरे पर दाग आ चुका है और यहाँ पर बेन, रीड, सू ये तीनों ही एक जगह पर बैठे होते हैं और इस सारी चीजों के बीच में बेन का तबीयत बिगड़ने लगता है तो बेन यहाँ से उठकर चले जाता है। देन यहाँ पर रीड और सू एक दूसरे के साथ बात करता है कुछ पुराने चीजों को लेकर एंड ऑब्वियसली पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं एंड वही सारी चीजों को लेकर। और इस सारी चीजों के बीच में सू काफी जज्बाती हो जाती है और जब वो जज्बाती होती है तब वो गायब हो जाती है और ये चीज को देखकर रीड बोलता है तुम अपने हाथ को देखो। और जैसे ही सू अपने हाथों को देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और पास के ही एक बोतल को गिरा देती है। लेकिन वहीं पर रीड का हाथ लंबा हो जाता है और उस बोतल को कैच कर लेता है और यहाँ पर ये सारे चीजों के बीच में जॉनी भी आ जाता है और जॉनी सारा कुछ बोलता है कि उसके साथ हुआ क्या है। और यहाँ पर ये सब भी काफी नहीं था, इधर हम लोग देख पाते हैं डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को और ये भी बदल रहा है लेकिन इसका बदलना थोड़ी सी स्लो है। मतलब ये मेटल के पास जाता है तो उस मेटल का मूव करना, इलेक्ट्रिसिटी के पास जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लैक्चुएशन करना और अपने ही आप खुद के सर के बाल झड़ने लगता है। और इधर हम लोग जॉनी, सू, रीड इन तीनों को देख पाते जहाँ पर जॉनी तो काफी ज्यादा खुश होता है कि ये कितना अमेजिंग है, ये तो सुपर पावर है। वहीं पर रीड और सू काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि उस बादल ने हम लोगों के डीएनए के साथ किया क्या है। और यहाँ पर ये लोग तेजी के साथ जा रहा है बेन के पास जहाँ पर बेन काफी ज्यादा परेशानी में होता है, काफी ज्यादा पेन में होता है। मतलब तुम बोल सकते हो कि इन सारे लोगों में से बेन का तकलीफ सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर ये लोग बेन के कमरे के सामने आकर बेन को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है लेकिन वहीं पर बेन अंदर बदल रहा था द थिंक में। और जब रीड को समझ में आता है बेन तो दरवाजा खोलने वाला नहीं है तो डोर के नीचे से अपना हाथ डालता है और इस डोर को ओपन कर देता है, जिस चीज को देखकर जॉनी बोलता है यह तो अजीब था। और जब तक ये तीनों रूम के अंदर आता है तब तक बहुत देर हो चुका था, बेन यहाँ से जा चुका था। दरअसल बेन यहाँ पर आया होता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ मुलाकात करने के लिए और बोलता है देखो हम लोगों ने वादा किया था साथ रहने की, हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे। और अपना चेहरा छुपाकर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद जब सामने आता है तब वो लड़की काफी डर जाती है और यहाँ से चली जाती है और उसके साथ बेन को भी यहाँ से जाने के लिए बोलता है। बेचारा बेन अपने अगलीनेस को लेकर यहाँ से चला जाता है और दुखी होकर ब्रिज के ऊपर बैठा होता है। वहीं पर एक कबूतर आकर उसके कंधे पर बैठता है और उस कबूतर को बोलता है क्या दोस्त तुम्हें डर नहीं लगता, जहाँ पर वो कबूतर बेन के ऊपर पॉटी करके चला जाता है। उसके ही पीछे एक इंसान होता है जो यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया होता है और इस इंसान को बेन बोलता है कम से कम एक बार तुम मुझे तो देखो, मुझे देखकर तुम अपने सारे दुख को भूल जाओगे। और यहाँ पर ये इंसान जब देखता है एक पत्थर जैसा मूर्ति उसके साथ बात कर रहा है, इस चीज को देखकर तो उसकी फट जाती है। खैर यहाँ पर बेन इस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये इंसान बेन से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजों के बीच में इंसान ब्रिज में गिर जाता है और बेन भी जंप कर देता है उसी इंसान को बचाने के लिए। सामने से एक ट्रक आता है तो उसी ट्रक को अपने शोल्डर से साइड में कर देता है और उसी ट्रक के कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी ब्रिज में। और यहाँ पर कोइंसिडेंट तो देखो इसी ब्रिज में होता है सू, रीड, जॉनी ये तीनों ही। और ये तीनों जब यहाँ पर आकर देखता है सू के अपने पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होती है, इसके कारण से वो यहाँ पर इनविजिबल हो जाती है। तो सबके ही सामने अगर इस तरीके का एक इनविजिबल वुमन खड़ी होंगी जिसके चेहरा पैर कुछ भी नहीं है लेकिन कपड़ा पहनी हुई है तो ये तो काफी वेड हो जाएंगे। इसके कारण से वो कपड़ा उतार देती है और वहीं पर फिर से विजिबल हो जाती है। आई मीन सच में ही बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट। और यहाँ पर इधर बेन एक ड्राइवर को बचाने की कोशिश करता है जो ट्रक के अंदर फंस चुका था, लेकिन इसी जगह पर पुलिस समझ लेता है कुछ उल्टा चीजें। इसके कारण से बेन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। आई मीन इतनी सी छोटी सी पिस्तल के गोली से द थिंग का क्या ही होने वाला है, इसके बावजूद भी पुलिस वालों का दिमाग कहाँ होते हैं। इसके ही पास में छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है, इसके कारण से जगह ब्लास्ट करने वाला था वही सारी चीजों के बीच में एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ था। खैर जॉनी जाकर उस बच्चे को बचा लेता है और ये इस बात का सबूत देता है कि इन सारे लोगों में से जॉनी अपने पावर के ऊपर सबसे अच्छी तरीके से कंट्रोल पा चुका है। और इसी धमाकेदार ब्लास्ट के कारण से और भी कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो सारे एक्सीडेंट और भी डरावने माहौल क्रिएट करते हैं जहाँ पर सूजी भी अपने सुपर पावर को इस्तेमाल करना सीखती है। और इधर एक फायर फाइटर बहुत ही बुरी तरीके से फंस
फंस जाता है और एक फायर फाइटर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तभी रीड अपनी सुपर पावर को इस्तेमाल करता है और इस फायर फाइटर को बचा लेता है। और यहाँ पर द थिंग का पावर का छोटा सा नमूना देखने के लिए मिलता है हम सभी को। दरअसल इतनी भारी भरकम ट्रक को द थिंग अकेला ही खींच के ऊपर उठा देता है। लेकिन इसके बाद सारे पुलिस वाले बेन को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन आसपास सारे लोग ताली बजाना शुरू कर देता है और इस चीज पे पुलिस वाले भी थम जाते हैं। और इस सारे लोगों के भीड़ में बेन का गर्लफ्रेंड भी होती है, जो अंगूठी बाहर निकलकर रोड में रखकर चली जाती है। लेकिन बेन जाकर उस अंगूठी को भी उठा नहीं पा रहा था। वहीं पर रीड आकर उस अंगूठी को उठाकर देता है और बोलता है कि मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम पहले जैसा फिर से बन जाओगे। इसके बाद सारे प्रेस, मीडिया, सभी लोग तो एक हाथ होकर रखे हैं इन सारे लोगों की इंटरव्यू लेने के लिए। और सारे साधारण लोग मिलकर, सारे पब्लिक मिलकर इन चारों की नाम तक रख चुका है फैंटास्टिक फोर, जहां पर रीड ना तो कोई इंटरव्यू देना चाहता है और ना तो पब्लिक के सामने जाना चाहता है कोई सुपर हीरो के तौर में। लेकिन जॉनी तो अपने सुपर पावर को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा है, उसे तो बहुत ही मजा आ रहा है। इसके कारण से वो बाहर चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए और उसके ही पीछे पीछे आ जाता है रीड और सू। और बाकी मीडिया के सवाल के बारे में तुम्हें क्या ही बताए, वो लोग तो हमेशा ही सवाल के दौरान आपको उलझाना चाहता है। और ये सारा सब कुछ यहाँ पर लाइव हो रहा था और यहाँ पर डॉक्टर विक्टर वैन डूम के कंपनी के सारे इन्वेस्टर ये सारे न्यूज देखता है और बोलता है तो तुम्हारे कंपनी यही काम करते हैं। और यहाँ के विक्टर के सारे इन्वेस्टर यहाँ से चले जाते हैं और बोलता है कि तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से अब डूब चुका है। और ये सगमा विक्टर के ऊपर काफी हिट होता है। यहाँ पर पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर टीम आ जाता है अपने चेकअप करवाने के लिए। और साइड में आप लोग को दिख रहा होगा कितने सारे लोग इन सारे लोगों को अब फॉलो कर रहा है और जॉनी तो दिल खोल के सारा चीजों को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद स्टैनली का एक छोटा सा कैमियो। इसके बाद ये चारों ही लिफ्ट के अंदर जाता है, लेकिन ये लिफ्ट ऊपर जाता ही नहीं। बेचारा वेन का वजन इतना बढ़ चुका है कि लिफ्ट ही फ्रीज हो चुका है। इसके कारण से वो बाहर चले जाता है सीढ़ियों से जाने के लिए। देन यहाँ पर हम लोग सू को देख पाते हैं उसके कमरे पर। वहीं पर आता है विक्टर सू को इस बात को कहने के लिए अगर सू चाहती है तो विक्टर के साथ रह सकती है। और यही सारे बातों के बीच में यहाँ पर रीड आता है और विक्टर सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करता है। लेकिन विक्टर जब बाहर जाता है और रीड भी बाहर आता है विक्टर के साथ कुछ बातें करने के लिए, तब विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि किस तरीके से मिशन फेल हो चुका है और उसका कंपनी डूबने वाला है। और यहाँ पर विक्टर के गुस्से के कारण से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रहा था ये चीज भी हम देख पाते हैं। और यहाँ पर विक्टर रीड को साफ शब्दों में बोल देता है जल्दी से जल्दी मुझे इस चीज का इलाज चाहिए, कुछ भी करके। तो इसके बाद रीड अपना सारा रिसर्च, एक्सपेरिमेंट सब कुछ शुरू कर देता है किस तरीके से इस चीज को ठीक किया जा सकता है। इन सारे चीजों के बीच में रीड और सू के वही सारे पुराने चीजों को लेकर बातें छिड़ जाता है। I mean, तुम भी समझ सकते हो इस पुराने रिश्ते के बारे में और क्या ही बताए। खैर इन सारी चीजों के बीच में जॉनी आ जाता है और जॉनी बोलता है मेरे कपड़े की खर्चा तो और भी बढ़ता ही जा रहा है। इधर विक्टर को उसके डॉक्टर के पास देख पाते हैं जहाँ पर विक्टर पूरी तरीके से बदल रहा है, एक पूरी तरीके से एक नया मेटल में, जहाँ पर मेटल इतनी ज्यादा मजबूत है कि आज तक धरती में खोजे जाने वाला सभी मेटल से भी ज्यादा मजबूत। जहाँ पर डॉक्टर गलती बस ये कर देता है कि वो बोलता है कि इस चीज के बारे में मुझे सभी को बोलना पड़ेगा। और विक्टर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इस चीज के बारे में सभी को पता चले। इसके कारण से इस बेचारे डॉक्टर को अपने जान गंवाना पड़ता है। और इधर हम लोग रीड को देख पाते हैं जो उसी कपड़े के ऊपर काम कर रहा होता है और उस कपड़े को बनाकर तैयार कर देता है, जिस कपड़े को पहनकर सारी सुपर हीरो अपने पावर को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद ही सू जब बाहर जाती है, ये सारे लोग इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, सारे मैगजीन, सारे न्यूज़पेपर, सभी जगह पर ये लोग छाए हुए हैं। इसके कारण से सभी लोग इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। वहीं पर सू को फिर से अपने कपड़े उतर कर यहाँ पर भागना पड़ती है। देन घर पे आकर सभी लोग फिर से बातें करता है कि कितनी जल्दी ये सारी चीजों को ठीक किया जा सके। और इधर हम लोग विक्टर वैन डूम को देख पाते हैं जो धीरे धीरे अपने पावर को कंट्रोल करना सीख रहा है। और वो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, जिस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, उसके पावर बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर आकर विक्टर उसके कंपनी के शेयर होल्डर को ही मार देता है। और इधर हम लोग जॉनी को देख पाते हैं जो इस लैब के अंदर रहते रहते बोर हो चुका है, क्योंकि जॉनी को इस तरीके से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बाहर जाना चाहता है और कुछ एक्साइटमेंट चीजों को करना चाहता है और बाहर चला भी जाता है। जहाँ पर जाकर सड़कों के ऊपर एक इंसान कुछ ज्यादा ही हीरोगिरी दिखा रहा था तो उसके हीरोगिरी को बंद कर देता है। उसके बाद बाइक को लेकर कुछ ज्यादा ही राइड करता है और ये सारी स्टाइलिश बाइक राइड करने के बाद अपने कॉस्ट्यूम को भी रिवील करता है। और ये होता है पूरी तरीके से फुल्ली फैंटास्टिक फोर टीम के कॉस्ट्यूम, जिसके ऊपर पहले फोर वाला लोगो तो नहीं था, लेकिन ये जॉनी का ही काम है। और यहाँ पर जॉनी मीडिया के सामने ढेरों सारा बातें करता है और सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन द थिंग के बारे में यानी कि बेन के बारे में बहुत ही बुरी बात बोलते हैं। दरअसल उसके अगलीनेस को लेकर कुछ ज्यादा ही मजाक बना देता है और यह बात बेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके कारण से बेन जाकर उसके कार को ही पूरी तरीके से मचोड़ के रख देता है और जॉनी अपने पसंदीदा कार
स्टार का फुटबॉल बनते हुए देखकर उसे भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जॉनी और बेन के बीच में हो जाता है तू मैं, जहाँ पर बेन जाकर जॉनी को मारता है एक मुक्का। बीच में आ जाता है रीड, लेकिन रीड का बॉडी तो है रबर का, तो रीड का बीच में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर यहाँ पर इन दोनों की झगड़ा तो रुक जाता है, लेकिन रीड जब जॉनी को समझाने की कोशिश करता है तब जॉनी ही रीड को समझा देता है ये भी तो हो सकता है किसी वजह से ये पावर हम सबको मिली हो। खैर इधर बेन अपने दिल की गम को लेकर एक बार में आता है, जहाँ की कुर्सी पर बैठने से वो कुर्सी भी टूट जाती है। यहाँ पर बार में एक ब्लाइंड लड़की बैठी होती है जो बेन को ड्रिंक ऑफर करती है, और यहाँ पर बातें बातों में ये लड़की बेन को टच करके देखना चाहती है। आई मीन टच करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये टच करने का तरीका कुछ अजीब नहीं थी। और इधर हम लोग देख पाते हैं डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को, जिसे देखकर पता चल रहा है कि बहुत ही तगड़े लेवल का कुछ प्लान तो होने वाला है। जहाँ पर डूम की फेस के मास्क को देख पाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि विक्टर का पूरा बॉडी अब पूरी तरीके से बदल रहा है। इसके ही कारण से उसका चेहरा भी बदल जाएगा और उसके ही कारण से ये मास्क की जरूरत पड़ने वाला है। जहाँ पर विक्टर प्लान करता है और प्लान के मुताबिक विक्टर के प्लान को सक्सेस होने के लिए सबसे पहले बेन को यानी कि द थिंग को रास्ते से हटाना होगा। इधर रीड काम करते करते पूरी तरीके से थक चुका था, इसके कारण से सूजी आती है और रीड को यहाँ से ले जाती है एक मूवी दिखाने के लिए, जहाँ पर सूजी इन दोनों के बीते हुए कल को लेकर कुछ ज्यादा ही बातें करती है। मतलब किस तरीके से सूजी भी चाहती थी कि रीड उसके साथ रहे। मतलब तुम यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से बोल सकते हो। सूजी फिर से रीड को प्रपोज करती है और इस चीज पे दोनों ही बेहद खुश होते हैं। लेकिन इधर हम लोग देख पाते हैं विक्टर को, जो बेन के साथ मिलने के लिए आया होता है, और यहाँ पर आकर बातों के उलझन से बेन को मैनिपुलेट कर देता है। और बेन जब देखता है रीड को सूजी के साथ हंसते हुए, बेन का शक तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका दोस्त उसे ठीक करने के लिए पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इसी चीज को लेकर बेन रीड के ऊपर हाथ उठा देता है। फिर क्या लग जाता है दोनों का सो कॉल्ड झगड़ा, और यहाँ पर रीड और बेन के बीच में फाइट देखकर तो मजा ही आता है। जहाँ पर रीड बेन को पूरी तरीके से जकड़ लिया था अपने रबर बॉडी से, और यहाँ पर बेन को पूरी तरीके से समझ में आ जाता है रीड कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं। फिर क्या बेन यहाँ से गुस्सा करके चला जाता है और रास्ते में मुलाकात हो जाता है जॉनी के साथ। और एक चीज को तो मानना पड़ेगा, इन दोनों का मुलाकात बार बार काफी हसीन होता है। और इधर बेचारा रीड अपने दिल की गम को लेकर इसी मशीन के अंदर खुद ही घुस जाता है, जहाँ पर पावर सप्लाई कम होने के कारण से ये काम पूरी तरीके से नहीं होता है और मिस्टर फैंटास्टिक का चेहरा पूरी तरीके से लटक जाता है और उसका रबर बॉडी पूरी तरीके से रबर होकर फैल जाता है। और दूर से डॉक्टर विक्टर वॉन डूम ये सारा चीजें देख रहा था, जहाँ पर विक्टर को पता लग जाता है और भी पावर की जरूरत होगा, उसके बाद एक इंसान को नॉर्मल बनाया जा सकता है। उसके बाद वहाँ पर बैन को लेकर आया जाता है और बैन को बोलता है तुम तो रेडी हो जाओ नॉर्मल बनने के लिए। और उसके बाद इस मशीन को ऑन कर दिया जाता है, जहाँ पर बैन ग्रीव धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पावर की कमी हो जाता है। उसके बाद विक्टर अपने पावर को यूज करता है वैन को ठीक करने के लिए, और यहाँ पर बैन नॉर्मल होकर बेहद ही खुश होता है। और इसके बाद यहाँ पर विक्टर सामने आता है और वो बोलता है उसका मास्टर प्लान, जहाँ पर विक्टर तो पहले से ही चाहता था पावरफुल होना, क्योंकि मूवी के शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कितना बड़ा मूर्ति वो बना रहा था। और ये सारा चीजें तो यही दिखाता है कि डॉक्टर विक्टर वॉन डूम सत्ता और पावर और ताकत के कितने ज्यादा भूखा है। और ये सारा मामला देखते हुए यहाँ पर रीड भी आ जाता है, लेकिन रीड पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, वो अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और विक्टर भी तो यही चाहता था कि ये सारे लोग कमजोर हो जाए और विक्टर पूरे दुनिया के ऊपर राज करना शुरू कर दे। और यहाँ पर पहले मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर हमला करता है, उसके बाद उसे बिल्डिंग से ही नीचे गिरा देता है। देन विक्टर बिल्डिंग के नीचे जाता है, उसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक को फिर से पकड़ता है और फिर से लेकर आता है। और उसी चीज में देख पाता है उसका खुद का चेहरा, और उसका खुद का चेहरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके कारण से वो इस मास्क को पहन लेता है, और जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक रबर का है, इसके कारण से उसे बहुत ही ज्यादा ठंडा करता है ताकि वो टूट जाए। और इसके बाद विक्टर गवर्नमेंट के जो मिसाइल है वो सारे मिसाइल को यूज करता है ये सारे लोगों को मारने के लिए, जहां पर वो एक लॉन्चर से लॉन्च कर देता है जॉनी के ऊपर। और जॉनी जैसे तैसे करके अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए सामने एक बोर्ड को देख पाते हैं, जहां पर वो आग फेंकता है तो वहां पर आग लग जाता है। इसके कारण से ये जो मिसाइल है जो हीट को सेंस करता है और उसे ही फॉलो करता है, इसके कारण से वो बोर्ड में जाकर टकरा जाता है वो मिसाइल, और वो मिसाइल वहीं पर फट जाता है। इसके कारण से जॉनी बच जाता है। और इधर रीड को बचाने के लिए सूजी आई होती है, लेकिन सूजी पकड़ा जाती है विक्टर के सामने, जहां पर विक्टर और सूजी के बीच में फाइट होती है। और विक्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सूजी इधर इनविजिबल होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाती है। आखिर में बैन ग्रिम को द थिंग बन के आना ही पड़ता है विक्टर से लड़ने के लिए। आते ही विक्टर को एक मुक्का मारता है और विक्टर जाकर सीधा गिरता है ऐसा एक जगह पर जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक बहुत ही ऊंचा चीजें गिर जाता है।
और उसके बाद फिर से बैन के ऊपर पड़ता है। फिर ये दोनों फाइट करते करते सड़कों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर विक्टर वैन डूम पूरी तरीके से पावर मोड में आ जाता है, जहाँ पर उसकी पावर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर बेन को यानी कि द थिंग को बेहद मारता है। और यहाँ पर आकर तो ऐसा लग ही रहा था कि बेन को पूरी तरीके से मार ही देंगे। तभी आ जाता है यहाँ पर ये तीनों यानी कि सू, रीड और जॉनी। और यहाँ पर बेन तो पहले से ही है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है द फैंटास्टिक फोर टीम, और ये लोग लड़ने वाले डॉक्टर विक्टर वैन डूम के खिलाफ, जहाँ पर विक्टर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इन सभी लोगों को अकेला ही ओवरपावर कर देता है। और इसके बाद जॉनी और सू दोनों भाई बहन अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए जॉनी विक्टर के चारों तरफ आंख का गोला बना देता है और उसी आंख के गोला को कंट्रोल करने के लिए सू अपने पावर को इस्तेमाल करती है। इससे विक्टर की मेटेरियल बॉडी बेहद ही ज्यादा हिट हो जाता है और इस चीज पे विक्टर का कुछ भी नहीं होता है। इसके कारण से विक्टर बोलता है बस इतना ही पावर था तुम सब में। और इसी बात के बीच में बेन उसके ही पास में उस नल को खोल देता है और तभी रीड बोलता है गर्म मेटल को तुरंत ही ठंडा करने से क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? और इस तरीके से जैसे ही डॉक्टर डूम के बॉडी को ठंडा किया जाता है, डॉक्टर डूम पूरी तरीके से वहीं पर जम जाता है और इस तरीके से हमारे सारे सुपर हीरो जीत जाता है और इसी खुशी में सभी लोग तालियां बजाते हैं। इसके बाद हम सभी को देख पाते हैं एक पार्टी में, जहाँ पर रीड सू को पास में ले जाकर प्रपोज करता है। इस खुशी में जॉनी आसमान में जाकर 4 साइन को आंख से बना देता है और इधर हम लोग देख पाते हैं डॉक्टर डूम के बॉडी को, जहाँ पर हो रहा था कुछ एबनॉर्मल चीजें, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस फ्लैक्चुएट कर रहा था। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि डॉक्टर डूम अभी तक जिंदा है, उसका कुछ नहीं हुआ है और वो लौटने वाला है।